फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे आधुनिक विश्व पे। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं अपने इतिहास में, मतलब प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। और उसके अलावा हमने आधुनिक भारत पे भी बात करी थी फ्लो चार्ट के माध्यम से। और उसी सिलसिले में आज हम आगे बात करने जा रहे हैं आधुनिक विश्व में, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है जब हमारे भारत में ये आधुनिक विश्व, मतलब आधुनिक भारत में ये सारी घटनाएं हो रही थी। उस टाइम पर हमारे जो विश्व में अन्य देशों में क्या हो रहा था ये भी जानना ज़रूरी है। तभी हम अपने देश के अलावा अन्य देशों के बारे में भी समझ सकेंगे, और जो विश्व का उस टाइम का परिवेश था या माहौल था, या उस टाइम पर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही थी विश्व में या अन्य देशों में, तो उनको भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो उसी सिलसिले में आज हम ये फ्लो चार्ट के माध्यम से ये समझेंगे और ये जो चार्ट है और इसमें जो दिया गया है इनको समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधुनिक विश्व, ये आधुनिक विश्व लिखा गया है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले ये 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी, और इधर 1750 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और यहाँ 1900 से 1950 तक। इसको 3 भागों में बेसिकली डिवाइड किया गया है और विभाजित किया गया है। तो पहला पार्ट इसका हम देखेंगे, और इसमें जैसे कि यहाँ पे पहला पार्ट इसका है 14वीं से 16वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पे। और इसको अगर अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 14वीं और 16वीं शताब्दी का समय, तो उस समय हमारा जो हमारे भारत में चल रहा था, जैसे दिल्ली सल्तनत चल रही थी उस टाइम पे उत्तर भारत में, और दक्कन वाले में विजयनगर चल रहा था, और दक्षिण भारत में देवगिरी और ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। और इसके अलावा हमारे जो 14वीं से और 16वीं शताब्दी के बीच में हमारे भारत में जैसे कि यूरोपीय यात्रियों का आगमन हो रहा था उस टाइम पे। और यूरोपियों में भी पुर्तगाली आए हमारे उसमें, जैसे 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पर आया था। और उसके अलावा डच आए 1602 में यहाँ पे, और अंग्रेज़ आए 1608 में, और इसके अलावा फ्रेंच लोग भी आए 1664 के आसपास। तो ये लोग हमारे भारत में उस टाइम पर आ रहे थे, और लेकिन विश्व में उस टाइम पे क्या घटनाएं हो रही थी, तो उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेडिंग जो दी गई है पहली, यहाँ पे पुनर्जागरण दिया गया है। और पुनर्जागरण में भी लिखा गया है कि आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु। यानी इसका मतलब है कि जो आधुनिक विश्व था, यानी आधुनिक जो विश्व हमारा, उस टाइम पे विश्व में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। क्योंकि जो विश्व में जैसे हमारे भारत में उपनिवेश का जो दौर चल रहा था उस टाइम पर, हमारे वहाँ अंग्रेज आए और उन लोगों ने, जो यूरोपीय लोग थे वो आए और उन्होंने यहाँ पे भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए। और उसी प्रकार से विश्व में ऑलरेडी वो लोग पहले ही कर चुके थे ये सारी चीज़ें। जैसे अमेरिका भी ऑलरेडी पहले इन चीज़ों का शिकार हो चुका था, अमेरिका में भी उपनिवेश थे, ब्रिटेन और फ्रांस और इन सब लोगों के। तो उन्हीं लोगों से जब जैसे कि यहाँ पे जो हमारा यूरोप था उस टाइम पे, वहाँ पे क्या चल रहा था कि पुनर्जागरण स्थापित, यानी पुनर्जागरण हो रहा था। वहाँ पे जो लोग थे वो जागृत हो रहे थे और उनमें जागरूकता आने शुरू हो गई थी। क्योंकि जो उस टाइम पे वहाँ पे यूरोप में जो विचारधारा चल रही थी, वो वहाँ पे एक प्रकार से देवीय शक्ति, जो मतलब जो आत्मा परमात्मा इस टाइप का जो ज्ञान था, वो ही ज्ञान वहाँ पर चल रहा था। और उसी ज्ञान को जब लोग समझ गए कि ये इसका हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है, और इसी के खिलाफ वहाँ पे क्या हुआ, पुनर्जागरण होना शुरू हुआ। और एक मानवतावाद जो था, मानवतावाद की शुरुआत हुई वहाँ से, और मानवतावाद विचारधारा वहाँ से क्या हुआ, जन्म हुआ। और उसी वाद का जन्म होता है, उसको उसमें मानवतावाद में मनुष्य को केंद्र बिंदु में रखा गया और कहा गया कि जो मानवतावाद है उसमें मनुष्य सर्व प्रमुख है, और मनुष्य की जो प्रकृति है वही सच है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पे यूरोप में क्या हुआ, पुनर्जागरण होना शुरू हुआ। और उसमें कई काम हुए, जैसे कि उसमें सबसे पहले कला, जैसे कि वहाँ पे सबसे पहले कला कला हो गया, और स्थापत्य स्थापत्य इन दो चीज़ों का वहाँ पे क्या हुआ, शुरुआत हुई पुनर्जागरण में। यानी ये 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में, जैसे कि कला में वहाँ पे क्या हुआ, मूर्तियों का निर्माण करना शुरू किया। जैसे मानवों की मूर्ति बनानी शुरू हुई, वहाँ पर मनुष्यों की मूर्ति बनाना शुरू हो गया 14वीं शताब्दी में यहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे क्या हुआ कि चित्रकला की शुरुआत हुई। जैसे कि इसमें मोनालिसा करके एक हम सुनते हैं, काफ़ी फेमस पेंटिंग है। तो इन्हीं चित्रकारी और स्थापत्य कला की वहाँ पे क्या हुई, शुरुआत हुई। और इसके अलावा जैसे वहाँ पे साहित्य एक
साहित्य की शुरुआत हुई, जैसे कि वहाँ पे ये साहित्य लिखना क्या हुआ वहाँ पे क्या हुआ, साहित्य का शुरुआत हुआ यहाँ पे 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में। और साहित्य में भी जैसे वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध द प्रिंस करके एक मैकियावेली विचारक है, और इन्होंने द प्रिंस लिखी। और द प्रिंस को इस तरीके से लिखा गया वहाँ पे, जो वहाँ पर राजतंत्र होता था उस समय पे, या जिस प्रकार का भी वहाँ पे शासन चलता था, उनके खिलाफ एक प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक ग्रंथ लिखा। और उसमें बताया गया कि शासन करने के क्या नियम होने चाहिए, क्या किस तरीके से शासन करना चाहिए और किस प्रकार से अपनी जनता को ट्रीट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे उनने लिखा मैकियावेली ने। और मैकियावेली की काफ़ी फेमस ये बुक थी द प्रिंस। तो उसी में साहित्य की शुरुआत होती है। कई कई साहित्यिक किताब लिखे गए, कई लोगों ने वहाँ पे किताबें लिखी। तो इसी में साहित्य का वहाँ पे क्या हुआ, प्रचार होना शुरू हुआ। और दूसरा वहाँ पे मुद्रण कला का आविष्कार, वहाँ पर पुनर्जागरण में एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी जो वहाँ पे उस टाइम पे क्या थी, मुद्रण। यानी मुद्रण मतलब किताबों का छपना। और मुद्रण का क्या हुआ, वहाँ पे से शुरुआत होती है। और मुद्रण कला का जब आविष्कार होता है तो इसमें सबसे पहले 1456 में पहली मुद्रित पुस्तक जो थी वहाँ पे एक ये वहाँ की एक बाइबिल थी गुटेनबर्ग की। तो इसको सर्वप्रथम वहाँ पे 1456 में क्या हुआ, ये 1456 में इसको प्रकाशित किया गया। और यहाँ से मुद्रण की शुरुआत होती है। और ये काफ़ी मुद्रण का जो हुआ, मुद्रण होने से किताबों की अत्यधिक मात्रा में किताबों को छापा गया। और इससे जब किताबें छपी तो उससे क्या हुआ कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के पास जो बुक्स थी वो अवेलेबल होने लगी, और लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो जो पुरानी विचारधारा थी उसको लोगों ने मानना छोड़ दिया, और नई विचारधारा की ओर लोग अग्रसर होना शुरू हो गए वहाँ पे। और इसके अलावा वहाँ पे जो था, मुद्रण की तो शुरुआत होती है। और इसके अलावा वहाँ पे आधुनिक, ये जो आधुनिक विज्ञान की शुरुआत होती है वहाँ पे, आधुनिक विज्ञान की शुरुआत होती है। यानी जो आधुनिक विज्ञान में वहाँ पे शुरुआत होती है, जैसे कि इसमें आधुनिक विज्ञान में सबसे पहले वहाँ पे जो हमको काफ़ी फेमस ये वैज्ञानिक थे, ये कॉपरनिकस थे, पोलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे एवं सूर्य की परिक्रमा करती है। एक नया विचार आया लोगों के सामने, और इससे एक नई, क्योंकि नई जो विचारधारा आई है, और नए लॉजिक मिला लोगों को। और लोगों को पता चला कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी जो है अपने धुरी पे घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है और उसके परिक्रमा करती है। तो कॉपरनिकस ने ये बताया। और इसके अलावा जो केपलर थे, केपलर एक गणितज्ञ थे, और इन्होंने भी जो ग्रह हैं ये सूर्य के किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं ये बताया उन्होंने। और एक नया विचार लोगों के सामने आया। और इसके अलावा जैसे आधुनिक विज्ञान में वहाँ पे एक न्यूटन की, ये हमारे साइंस में काफ़ी फेमस हैं। और जो ये न्यूटन है, और इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, इन्हीं आधारों पे, इन्हीं के बाद से और गुरुत्वाकर्षण का नियम लोगों के सामने आया। और लोगों को पता चला कि ऐसे एक दूसरे से ग्रह जुड़े हुए हैं, और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है इस चीज़ का लोगों के सामने रखा गया। और यही पुनर्जागरण का क्या था, वहाँ पे शुरुआत हुई। और लोगों को नई विचार मिले और नई चीज़ मिली, और लोगों ने पुरानी चीज़ों को छोड़ना शुरू करा। तो ये यहाँ पे जो पुनर्जागरण था, इस प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ, पुनर्जागरण होना शुरू हुआ। अब अगला जो यहाँ पे अगला आप फ्लो चार्ट में देख रहे होंगे, और यहाँ पे जो है ये है धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन, इसके बाद से जब ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई तो इसके बाद से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है। और धर्म सुधार आंदोलनों में सबसे पहले जैसे ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति, यानी जो धर्म सुधार हुए वहाँ पे, उसमें पहले जो यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रचलित था, और उसमें यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च जो था ये काफ़ी प्रचलित वहाँ पे था। और क्योंकि इसी को वहाँ पे एक शासन की क्या माना जाता था, एक मुख्य प्रकार माना जाता था उस टाइम पे। और रोमन कैथोलिक चर्च का क्या हुआ, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ये लोग देते थे, जो ये शिक्षा देते थे वहाँ पे, और ये इतनी वो नहीं थी। तो इसी कारण से लोगों ने क्या करा, इस शिक्षा का और रोमन कैथोलिक चर्च को क्या करा, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इसके बाद से इसमें कई आंदोलन होते हैं, और इसमें एक मार्टिन लूथर किंग का नाम काफ़ी फेमस है, जो इन आंदोलनों में सक्रिय भूमिका थी जिनकी, जो धार्मिक आंदोलनों में। और धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ तो फिर लोगों को नई शिक्षा से जोड़ा गया, और नई शिक्षा देने की शुरुआत हुई यहीं से। और इसके आगे जो अगले जो हेडिंग है हमारी, और वो है हमारी भौगोलिक खोज अभियान।
और ये भौगोलिक खोज अभियान का मतलब है कि जैसे कि हमारी पृथ्वी है, लोगों को उस टाइम पे पता नहीं था कि इतनी बड़ी पृथ्वी है और इतने सारे इस पे भूखंड हैं। तो इन्हीं की वहाँ से क्या हुई, खोज करने की शुरुआत हुई, और जो यूरोपवासी थे उन्होंने अन्य अन्य जो पृथ्वी के भागों में जाके उनको करना शुरू किया। और इसमें सबसे पहले जो काफ़ी फेमस नाम है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी 1498 में। तो एक भौगोलिक खोज ये भी जो 1498 में जो वास्को डी गामा द्वारा हमारे भारत की खोज करी गई थी, वो कालीकट तट पर पहुंचा था यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते। तो ये महत्वपूर्ण एक घटना हुई थी उस टाइम पे 1498 में, ये 14वीं शताब्दी के आसपास। और इसके अलावा कोलंबस, हम जानते ही हैं, कोलंबस ने ये अमेरिका की खोज करी थी। वैसे तो ये भारत आना चाहते थे, तो ये गलती से वहाँ पहुँच गए थे। तो उसमें जो अमेरिका है, या नॉर्थ अमेरिका, या जो नॉर्थ अमेरिका द्वीप है हमारा, तो इसकी खोज होगी। तो ये भौगोलिक खोज में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। तो ये हमारा जो 14वीं शताब्दी की घटनाएं थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो इसके अलावा आगे हम बात करेंगे अब 1750 से 1900 तक की जो थी ये घटनाएं हुई थी। और इसमें जो मुख्य रूप से जो 1750 से 1900 के बीच में जो घटनाएं घटी थी, उसमें सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आती है। और औद्योगिक क्रांति के अंदर जो सबसे प्रमुख घटना ये इंग्लैंड की है। और इंग्लैंड में जैसे कि सभी जानते हैं हम, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, यानी औद्योगिक क्रांति की क्या हुई थी, वहाँ पे शुरुआत हुई थी। और औद्योगिक क्रांति में भी इसमें 1750 में इसकी शुरुआत होती है वहाँ से। और जब औद्योगिक क्रांति होती है तो इसमें सबसे पहले कपड़ा उत्पादन काफ़ी बढ़ गया वहाँ पे, क्योंकि कपड़े बनाने के लिए मशीनों का निर्माण हुआ, और मशीनों से कपड़ों का उत्पादन में काफ़ी क्या हुई, सहूलियत हुई, और जिससे कपड़ों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ गया। और इंग्लैंड ने अन्य देशों में भी इस चीज़ को बेचना शुरू किया, अपने वहाँ के कपड़ों को। और जैसे हम जानते हैं भारत से वो कपास लेके जाते थे, और वहाँ पे कच्चे माल को ले जाके वहाँ कपड़े तैयार करते थे, उन्हीं को लाके फिर यहाँ के बाज़ारों में बेचते थे, और काफ़ी मुनाफा वो लोग कमाते थे। तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा वहाँ पे ये औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ, भाप इंजन क्या है, भाप इंजन की क्या हुआ वहाँ पे आविष्कार हुआ। और भाप इंजन में जैसे कि हम जानते हैं ये 1769 यानी 1769 में ये भाप इंजन की खोज करी और निर्माण किया, ये थे हमारे जेम्स वाट। और जेम्स वाट ने जब इसकी खोज करी तो आविष्कार किया, इसके आफ्टर भाप इंजन का इसको रेल बनाई गई और रेलों से जोड़ा गया। और पहली रेल वहाँ पे जो शुरुआत हुई पहली रेल की, और वो हुई हमारी 1830 में चलाई गई वहाँ पे पहली रेल। और ये चलाई गई थी लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली थी पहली रेलगाड़ी जो चली थी। और ये चलने के बाद यातायात में काफ़ी सुविधा हो गई। और जब यातायात में इतना लोगों को यातायात मिलने लगा और ट्रांसपोर्टेशन की क्या हुई, सुविधा मिलने लगी, तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सुविधाएं हुई। और इससे क्या हुआ, वहाँ की जो आय थी, इनकम थी, वो काफ़ी बढ़ने लगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होने लगी इंग्लैंड की। और फिर यही चीज़ें अन्य देशों में भी फैलना शुरू हुई। और इसके अलावा कृषि में काफ़ी क्या हुआ, कृषि के कार्य थे उसमें औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ, कृषि जो थी हमारी, कृषि में काफ़ी बदलाव देखने को मिले, क्योंकि नए उपकरणों की क्या हुई, वहाँ पे नए उपकरणों का आविष्कार हुआ, और उससे कृषि उत्पादन बढ़ा, और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाना शुरू किया, और अपने जो कृषि के उपकरण थे उसको अन्य देशों में बेचा, और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया इन लोगों ने। और इसके आफ्टर जो घटना होती है वो होती है अमेरिकी क्रांति। ये अमेरिकी क्रांति जो है, ये विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना होती है अमेरिकी क्रांति के बाद। और ये स्टार्ट होती है हमारी 1776 से 83 के बीच में। और इसमें होता क्या है, जब वहाँ पे जो अमेरिका था उसमें उत्तरी अमेरिका में फ्रांस हो गया, और इसके अलावा स्पेन और इंग्लैंड, इनके क्या थे वहाँ पे उपनिवेश थे। और इन्हीं के विद्रोह में जैसे हमारे भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस, इन लोगों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। तो यूएसए जो नॉर्थ अमेरिका था उसमें भी इन लोगों ने अपने उपनिवेश क्या किए थे, इनके उपनिवेश थे। तो इन्हीं के खिलाफ वहाँ पे विद्रोह होना शुरू हुआ। और विद्रोह होना शुरू हुआ तो फाइनली जो मतलब ये यूएसए है उसने क्या किया, ये इसकी शुरुआत होती है 1775 में, वहाँ पर क्रांति की शुरुआत होती है। और जो फाइनली अमेरिका को स्वतंत्रता मिलती है वो मिलती है अपना 4 जुलाई, ये 4 जुलाई और 1776 को क्या होता है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। और ये 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी ये लोग मनाते हैं।
तो यहाँ पे अमेरिका की क्रांति की जो हुई थी शुरुआत हुई थी और फाइनल यहाँ पे समाप्त होती है। इसके आफ्टर जो आती है फ्रांसीसी क्रांति, इसकी शुरुआत होती है। और फ्रांसीसी क्रांति जो है ये 1789 ईस्वी में, और इसमें मानवाधिकार है उनकी घोषणा भी होती है। और फ्रांस की क्रांति में ये खासकर जो वहाँ पे पादरी लोग और एक मजदूर वर्ग, ये दो चीज़ों में विभाजित था। और जो ये पादरी लोग वहाँ पे होते थे, शिक्षा जो व्यवस्था थी इन्हीं के हाथ में थी और इनको विशेषाधिकार था शिक्षा में। और मजदूर लोग थे जो उनका काफ़ी शोषण हो रहा था, और मजदूर लोगों ने इन्हीं के खिलाफ क्या किया, वहाँ पे आंदोलन करना शुरू किया। और जो राजतंत्र था वहाँ पे उसका एक विरोध किया। और इसमें अर्थशास्त्रियों ने भी अपना योगदान दिया। और वहाँ पे जो लोकतंत्र की बात करी, और उसमें मॉन्टेस्क्यू का नाम आता है, उन्होंने लोकतंत्र की एक विचारधारा दी थी। और लास्ट में यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति है वो 14 जुलाई यानी 14 जुलाई 14 जुलाई को वहाँ पे राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी ये लोग मनाते हैं। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके आफ्टर जो घटना होती है वो होता है राष्ट्रवाद का उभार। यानी राष्ट्रवाद का उभार का मतलब है जो ये फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका क्रांति हुई थी, और इन्हीं का प्रभाव पड़ता है अन्य देशों पर भी, और उसके बाद से अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद का उभार होता है। और इसमें सबसे पहले जो जर्मनी है और इटली है, इनका एकीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पे भी पहले राष्ट्रवाद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उपनिवेश इस प्रकार के यहाँ पे भी हुआ करता था। और यहीं पे जब लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने देखा कि फ्रांस की क्रांति और अमेरिका क्रांति हुई और वो लोग स्वतंत्र हो गए हैं, तो इसी को लेके उन लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू हुआ। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का एकीकरण हुआ, ये 1870 में। तो ये हमारी जो थी 1750 से 1900 के बीच की घटनाएं थी। और जब 1900 के बाद क्या घटनाएं होती हैं ये आधुनिक विश्व में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 1900 से 1950 तक की जो घटनाएं हुई, इस दौरान क्या क्या हुआ। और सबसे पहले इसमें आता है प्रथम विश्व युद्ध। जो हमारा प्रथम विश्व की युद्ध की शुरुआत होती है और वो होती है हमारी 1914 से 1918 तक की इसकी होती है। और इसमें पेरिस की संधियाँ होती है 1919 में, ये युद्ध को समाप्त करने की जो संधियाँ थी उनकी है। और राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है 1920 में। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत होती है हमारी 28 जून 1914 को। ये 28 जून 1914 को क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। और जो इसका समापन होता है वो लास्ट में इसको 11 नवंबर 1918 को ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें देखा होगा कि हमने हमारे उत्तराखंडी के 2-3 लोगों के नाम आते हैं इसमें, जैसे इसमें गब्बर सिंह है और एक गब्बर सिंह है, इनके अलावा भी एक और व्यक्ति है तो जिनका नाम आता है प्रथम विश्व युद्ध में, जिनको विक्टोरिया क्रॉस से भी सम्मानित किया गया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो था ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर ये राष्ट्रीय संघ की क्या होती है, स्थापना हो जाती है 1920 में। और इसके बाद से जो उस टाइम पे क्या घटना हुई, और एक महत्वपूर्ण घटना हुई ये रूसी क्रांति। ये 1917 में रूस की क्रांति हुई। और रूस की क्रांति में जो वहाँ पे भी यही था कि जारशाही चलती थी वहाँ पे, और इसी के खिलाफ वहाँ पे जो मजदूर संघ था उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। और काफ़ी बड़ी क्रांति हुई 1917 में रूस में। और जो रूसी क्रांति थी और किसानों का असंतोष इसमें मुख्यतः देखा गया था। और फाइनली ये 1920 में ये क्या हुआ, ये समाप्त हो गई और मजदूर संघ जो संघ था वो विजयी हो गए। जो उसके बाद से होता है ये दो विश्व युद्ध के मध्य का यूरोप जो था, जो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक का चला था। और उसके अलावा जो अगला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जो 1939 में हुआ था। तो इस बीच का जो समय था उसमें क्या क्या घटनाएं हुई वो उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया। तो इसमें जो बीच में घटनाएं हुई, सबसे पहले वाइमर गणतंत्र या नाजीवाद का उदय हुआ जर्मनी में। और जैसे कि हम जानते ही हैं नाजीवाद जो था यहाँ पे, और ये नाजीवाद में हिटलर का नाम मुख्यतः लेते हैं। और इसके अलावा फाशीवाद इटली में, इसमें मुसोलिनी का नाम आता है। और मुसोलिनी काफ़ी फेमस नाम है जो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे इन दो जो विचारधारा थी इन लोगों ने काफ़ी वहाँ पे जो क्या किया था, ये एक प्रकार से वहाँ पे मतलब अपना शासन चलाया था। तो इसके अलावा स्पेन का गृह युद्ध होता है। और आफ्टर इसके क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे जो 1950 के बीच में 1900 से और 1920 के बीच में जो घटनाएं होती हैं, और उसमें एक मुख्य घटना ये है, ये द्वितीय विश्व युद्ध। और ये इतना भयंकर था, इसका परिणाम क्या क्या हुए हम सभी जानते हैं। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है हमारी 7 सितंबर 1939 से शुरू होता है। और
इसमें जो इसकी शुरुआत होती है इसमें कई देशों ने भाग लिया, जैसे कि इसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और इन लोगों का मुख्यतः स्टार्ट इन लोगों ने ही किया था। और इसके बाद से अमेरिका इसमें आ जाता है, और इसके अलावा सोवियत संघ भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। और जो हमारे भारत में भी उस टाइम पे अंग्रेज़ों के उपनिवेश चल रहे थे यूरोप वासियों के, तो ये लोग हमारे भारतीयों को भी इसमें खींचना चाहते थे, और इन लोगों ने खींचने की कोशिश भी करी। और जिसमें देखा होगा आपने अगस्त प्रस्ताव आपने सुना होगा। और क्या इसके अलावा कई सारे प्रस्ताव यहाँ पर भारत में रखे गए थे। बोला गया था आप हमें ये द्वितीय विश्व युद्ध में हमको सपोर्ट कीजिए और हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। तो यही बात करी गई थी, जिसमें गांधी जी इन लोगों ने काफ़ी उसका विद्रोह भी किया था, और फाइनली हमें 1947 में आज़ादी भी मिली थी। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की घटना थी। और ये जो समाप्ति होती है इसकी द्वितीय विश्व युद्ध की, ये 2 सितंबर 1945 को इसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और ये जो 2 सितंबर 1945 को ये समाप्ति होती है, ये होती है जापान ने आत्मसमर्पण किया था 2 सितंबर 1945 को, क्योंकि 6 और 9 ऐसी जो 6 सितंबर और जो 9 सितंबर वाली घटनाएं आपने सुनी होगी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जापान में जो परमाणु बम गिराए गए थे, और फाइनली जापान ने क्या करा था, आत्मसमर्पण किया था। और ये काफ़ी उस टाइम की काफ़ी भयानक घटनाएं थी, क्योंकि जो प्रथम बार इन परमाणु बमों का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम थे। तो यहाँ पे जो था आधुनिक विश्व की, और फिर इसी आत्मसमर्पण के बाद से युद्ध समाप्त होता है। और युद्ध समाप्ति के बाद से वहाँ पे इतिहास में एक शांति स्थापना का नवीन प्रयास किया गया। और जो हमारा यूएनओ जिसे आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। इसमें कई प्रावधान बनाए गए, जिसके आज लगभग 193 सदस्य देश हैं। और इसमें काफ़ी जो अलग अलग संगठन बनाए गए हैं इसमें, जैसे इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो इन्हीं का स्थापना करेगी। और जो आज भी देखते हैं, उसके बाद से कभी इसके बाद से शीत युद्ध का भी एक टाइम आता है, लेकिन फिर भी तब से आज विश्व में थोड़ा बहुत शांति जो भी चल ही रही है। बाकी अगर आपको ये कैसा लगा, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर आप कमेंट करें नीचे। और इसके अलावा अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें। और वो आपको ये वीडियो सही लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी।